कि बॉर्डर पर भेज देंगे वैसे शिक्षकों को जो कि पढ़ाते नहीं हैं। ये सरासर नाइंसाफी है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। सरकार जो है शिक्षकों का शोषण दोहन कर रही है, तो उनके साथ ये जाति करना कि नए पढ़ाने वाले को हम बॉर्डर भेज देंगे, मतलब अररिया किशनगंज भेज देंगे। अररिया किशनगंज में बिहार का बच्चा नहीं पढ़े, वहाँ का बच्चा मूर्ख रहे, ये कैसी बात है कि जो नहीं पढ़ाएगा वहाँ भेज देंगे? जब 2020 में ये भेदभाव नहीं हुआ तो फिर 2025 में ये भेदभाव क्यों हो रहा है कि सीधा ये हिटलर शाही वाला फरमान, नहीं पढ़ाएगा बॉर्डर एरिया भेज देंगे। बॉर्डर एरिया में क्यों जाए नहीं पढ़ाने वाला, पट्टा में क्यों नहीं रहे? ये सारी साजिश कहीं ना कहीं सरकार की है। सिद्धार्थ साहब जो हैं वो उन्होंने मान लिया है कि बॉर्डर एरिया में जो है शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। शिक्षकों के प्रति सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार जो है शिक्षकों के प्रति विद्वेष की भावना अभी भी रखी हुई है। प्रधान जो शिक्षक हैं उनका भी जो है ट्रांसफर वगैरह पोस्टिंग ये सब रोक। ये शिक्षकों को दोषारोपण करना, उनको विलन बनाना बंद करें। आप व्यवस्था कीजिए, संसाधन दीजिए, बच्चों को स्कूल में लाने की मजबूरी। क्या शिक्षक संघ और सारे शिक्षक मिल करके क्या फिर कुछ ऐसा असर डाल सकते हैं क्या विधानसभा चुनाव पर? स्थानीय तौर पर गार्जियन आ जाते हैं स्कूल में लड़ने के लिए, तो ये सब दुरुस्त कराइए। शिक्षकों को समाज में एक विलन के तौर पर प्रस्तुत करें कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, बैठ के खाते हैं, इसको बंद कीजिए। और अगर यही विद्वेष की भावना रही तो शिक्षकों का आक्रोश बढ़ेगा। दोनों को मान लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंस ही जाता है। तो ये जो 10 बरस 15 बरस की सेवा अवधि रही है, सेवा काल रहा है, उसको तो आप खत्म कर दे रहे हैं। सीनियर और जूनियर क्या सभी समान वेतन मिल रहा है और समान रूप से कार्य कर रहे हैं? उनके पास क्लासरूम्स नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, 2-2 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है। क्या 2 क्लासरूम में 10 टीचर तो नहीं पढ़ाएंगे? बिहार के जो 70-80% उत्क्रमित +2 स्कूल्स हैं, वहाँ पर पढ़ाई की स्थिति खराब है। कुछ स्कूल्स ने अपने खर्च से, अपने मतलब विद्यालय विकास फंड से क्लासरूम में सीसीटीवी लगवाया है, मैंने खुद देखा। हर +2 स्कूल में कैमरा लगवा दें, इतना टेक्नोलॉजी वो ला ही रहे हैं, तो कैमरा लगवा दें और हर क्लासरूम में कैमरा हो ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे खोल करके उसको देख सके। शिक्षकों की नाराजगी का नुकसान तो सरकार को होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षकों की समस्या जो है वो लगातार बनी हुई रहती है। बीच में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला आया था, लेकिन उसे सुलझाने के बाद जो है एसीएस सिद्धार्थ फिर से कड़क एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और ऐसी बयानबाजियां करते हैं जिस पर शिक्षक संघ के साथ ही साथ शिक्षक भी नाराज हो जाता है। तो बिहार में एक तो एसीएस सिद्धार्थ से भी शिक्षक नाराज दिखाई देते हैं, साथ ही साथ जो है जो विशिष्ट शिक्षक है उनकी भी समस्याएं हैं और साथ ही साथ प्रधान शिक्षक है उनकी भी पोस्टिंग पर जो है अभी विराम लगा दिया गया है। तो आगे जो है विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी कुछ प्रावधान प्रक्रिया की जाएंगी, जिसके बारे में हम यहाँ विस्तार रूप से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम जी। इनसे हम समझेंगे कि बिहार में आखिर शिक्षकों की समस्या ही क्यों बनी रह जाती है और अभी जो है विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? सरकार से जो खफा है शिक्षक संघ और शिक्षक, क्या कोई जो स्टेप कोई उठा पाते हैं या नहीं उठाएंगे, ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अमित विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये एसीएस सिद्धार्थ साहब जो बयान दे रहे हैं शिक्षा की बात जो हर शनिवार करते हैं, उसमें ऐसा बयान दिया कि एक शिकायत आया और उन्होंने ये बयान दे दिया कि बॉर्डर पर भेज देंगे वैसे शिक्षकों को जो कि पढ़ाते नहीं हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, मुझे लगता है कि एक एसीएस जैसे पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और अनैतिक बयान की हमें उम्मीद नहीं थी। उनका ये कहना कि कोई नहीं पढ़ाता है तो उसको हम बॉर्डर एरियाज में भेज देंगे, तो क्या बॉर्डर एरियाज जो हैं वहाँ पे बिहार के बच्चे नहीं हैं? वहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या तो नहीं बसे हुए हैं? वो भी हमारे बिहार के ही बच्चे हैं, इसी भूमि इसी मिट्टी के वो बच्चे हैं, हमारे बिहार के ही निवासी हैं। तो उनके साथ ये जाति करना कि नए पढ़ाने वाले को हम बॉर्डर भेज देंगे, मतलब अररिया किशनगंज भेज देंगे, अररिया किशनगंज में बिहार का बच्चा नहीं पढ़े, वहाँ का बच्चा मूर्ख रहे, ये कैसी बात है कि जो नहीं पढ़ाएगा वहाँ भेज देंगे? यदि कोई नहीं पढ़ाता है, किसी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है, तो इसके लिए विधिवत दंड संहिता है। अब तो सारे शिक्षक राजकर्मी हो गए हैं, तो राजकर्मियों के लिए एक दंड संहिता है, उसमें विभिन्न लघु दंड, दीर्घ दंड, इस तरह के प्रावधान हैं। उस प्रावधान के तहत आप दंड दीजिए, किसी की वेतन कटौती कर लीजिए, उसके वेतन वृद्धि में रोक लगाइए, निलंबित कीजिए, जांच कीजिए, इस तरह की बातें होती हैं। कि सीधा ये हिटलर शाही वाला फरमान, नहीं पढ़ाएगा बॉर्डर एरिया भेज देंगे,
बॉर्डर एरिया में क्यों जाए नहीं पढ़ाने वाला, पटना में क्यों नहीं रहे, पटना का ही बच्चा अच्छे शिक्षकों से पढ़े, बॉर्डर एरिया का बच्चा ऐसे शिक्षक से पढ़े जो नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ये तो वही हुआ ना कि सिद्धार्थ साहब जो हैं वो उन्होंने मान लिया है कि बॉर्डर एरिया में जो है शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है और जो शिक्षक नहीं पढ़ाते उनको वैसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ की पढ़ाई नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये जी। तथ्यात्मक रूप से मैं बताना चाहूँगा कि बॉर्डर एरियाज के जो स्कूल्स हैं, अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज, कटिहार, ये सब में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे अच्छे क्लासरूम की व्यवस्था है, स्कूल की साज सज्जा बेहतरीन है और शिक्षक भी समय से जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे अब तो ऑनलाइन हाजिरी है, अटेंडेंस है, सभी लोग समय से जाते हैं, पढ़ाते हैं। कंपेरेटिवली आप पटना के स्कूल्स को देखेंगे तो यहाँ की स्थिति खराब है। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ के जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं, +2 स्कूल्स हैं, उनके पास क्लासरूम्स नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, 2-2 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है। और पटना के जो हार्ट में बसा हुआ मध्य विद्यालय अदालतगंज है, वहाँ एक कैंपस में 3-3 स्कूल चल रहा है। यही स्थिति कंकड़बाग के स्कूल की है। यही स्थिति मतलब पटना शहर नगर के स्कूल की स्थिति बहुत खराब है। तो वो ये क्यों कहते हैं कि यहाँ का स्कूल से उठा के आपको वहाँ भेज देंगे। आपको तो ऐसा होना चाहिए कि पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, पूरे बिहार में अच्छे से पढ़ाएं शिक्षा। और कोई नहीं पढ़ा रहा, कहीं से अगर आपको इक्का दुक्का शिकायत मिल रही है, तो पहली बात तो आप उसको जनरलाइज मत कीजिए। अगर 6 लाख में से कोई 2, 4, 5 नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनको विधिवत जांच कीजिए, उन पर जो दंड संहिता है उस अनुसार दंड दीजिए उनको, और उनको प्रेरित कीजिए कि वो और अच्छा पढ़ाएं। अगर नहीं पढ़ा रहे हैं किसी कारणवश, और किसी के नहीं पढ़ाने के बहुत कारण भी हो सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अधिकांश जो उत्क्रमित +2 स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं आते हैं, शिक्षक भरपूर संख्या में, क्लासरूम्स की कमी है। तो क्या 2 क्लासरूम में 10 टीचर तो नहीं पढ़ाएंगे, 2 क्लासरूम में तो 2 ही टीचर पढ़ाएंगे। और अगर बाकी 5-6 टीचर बैठे हैं स्टाफ रूम में, तो क्या करेंगे बैठ करके, कुछ स्वाध्याय करेंगे, हो सकता है आपस में कुछ चर्चा भी करें, थोड़ी बातचीत भी करें। तो इसको ये कहना कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे भी तो नहीं आ रहे हैं। बिहार के जो 70-80% उत्क्रमित +2 स्कूल्स हैं, वहाँ पर पढ़ाई की स्थिति खराब है। खराब इसलिए नहीं कि शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, खराब इसलिए है कि वहाँ क्लासरूम्स नहीं है। क्लासरूम्स है तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, +2 में नाम लिखा रहे हैं और कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो इन पर निगरानी कीजिए। मैंने तो अपील भी की है कि माननीय एसीएस महोदय हर +2 स्कूल में कैमरा लगवा दें। इतना टेक्नोलॉजी वो ला ही रहे हैं, तो कैमरा लगवा दें और हर क्लासरूम में कैमरा हो, ताकि कोई भी व्यक्ति चाहे खोल करके उसको देख सके कि किस स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है। मॉनिटरिंग करवाएं, जनता खुद मॉनिटरिंग करेगी, आप लोग पत्रकार बंधु सब मॉनिटरिंग करेंगे। यहीं से बैठ करके चेक हो जाएगा कि किस स्कूल में कौन क्लास चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये शिक्षकों को दोषारोपण करना, उनको विलन बनाना बंद करें। आप व्यवस्था कीजिए, संसाधन दीजिए, बच्चों को स्कूल में लाने की मजबूर कीजिए। नहीं, मॉनिटरिंग करने की बात कह रहे हैं तो हर जगह तो इंटरनेट की सुविधा भी नहीं जा सकती है, सुदूर इलाकों में बहुत जगह। तो ऑनलाइन अटेंडेंस बन रहा है ना, तो ऑनलाइन अटेंडेंस बिना इंटरनेट के तो बन नहीं रहा है। तो वैसा ही वाईफाई लगवाइए, व्यवस्था कीजिए। आपके पास, सरकार के पास तो इतना संसाधन है, इतने सारे तरकीब है, इतने सारे उपाय हैं। ब्रॉडबैंड +2 स्कूल में कम से कम ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना ही चाहिए। वहाँ पे तो कंप्यूटर लैब्स हैं, तो आप कैमरा भी लगवा दिए। और मैं आश्चर्य की बात बता रहा हूँ, कुछ स्कूल्स ने अपने खर्च से, अपने मतलब विद्यालय विकास फंड से क्लासरूम्स में सीसीटीवी लगवाया है। मैंने खुद देखा है। मैं अभी भी कई सारे विद्यालयों में घूम रहा था, तो उसमें से कुछ एक +2 स्कूल्स ने अपने यहाँ अपने कैंपस में, कुछ मध्य विद्यालयों ने भी अपने कैंपस में कैमरा लगवाया है। तो सरकार इसकी कंपलसरी व्यवस्था करे और उसको इंटरनेट से लिंक कर दे, उसका लाइव स्ट्रीमिंग हो हर क्लास का, कि किस जिले के किस स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है, सब लोग देखेंगे। ये झूठ मूठ का शिक्षकों को विलेनाइजेशन जो आप कर रहे हैं, शिक्षकों को समाज में एक विलन के तौर पर प्रस्तुत करें कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, बैठ के खाते हैं, इसको बंद कीजिए। आप मॉनिटरिंग व्यवस्था दीजिए, क्लासरूम्स दीजिए, बच्चे स्कूल आएँ ये सुनिश्चित कीजिए। बच्चे का नाम हम काट नहीं सकते हैं, नाम काटेंगे तो आप कहेंगे नामांकन खराब हो गया। स्थानीय तौर पर गार्जियन आ जाते हैं स्कूल में लड़ने के लिए, तो ये सब दुरुस्त कराइए। बच्चे स्कूल में आएंगे, क्लासरूम्स होगा तो बिल्कुल शिक्षक पढ़ाएंगे। चलिए, विशिष्ट शिक्षक की भी समस्या बोल रहे थे कि उनका जो है वेतनमान जो है नहीं बढ़ रहा है और उसमें सीनियर और जूनियर क्या सभी समान वेतन मिल रहा है और समान रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई भी वो लड़ने की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो ऐसे सिद्धार्थ ने ही कहा है कि आगे चल करके जो है उनका भी विकल्प निकाला जाए या समाधान होगा। तो क्या वो समस्या क्या है? देखिए, अभी जो 2.5 लाख के करीब शिक्षक राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सक्षमता परीक्षा 1 और 2 दे करके, उनका वेतन निर्धारण नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि सेवा निरंतरता देते हुए समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन हो। इंडेक्स वाले मसले को सभी शिक्षक अच्छे समझते हैं कि हमने जो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल की सेवा की, जो भी शिक्षकों ने सेवा की है,
उस सेवा अवधि के आधार पर हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है, वेतन वृद्धि जिसको हम कहते हैं। तो किसी ने 10 साल की सेवा अवधि दी है तो उसको 10 इंक्रीमेंट मिलता है, वो 10वें इंडेक्स में फिक्सेशन है उसका। किसी ने 15 साल की सेवा की है तो 15वें इंडेक्स में फिक्सेशन है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं विभिन्न जिला के शिक्षा पदाधिकारी लोग, सबका एक समान उठा करके चौथे 5वें इंडेक्स में फिक्सेशन कर दे रहे हैं। तो ये जो 10 बरस 15 बरस की सेवा अवधि रही है, सेवा काल रहा है, उसको तो आप खत्म कर दे रहे हैं। बस मूल वेतन का संधारण कर दे रहे हैं। किसी के भाई 30,000 था तो अभी भी 30,000 वेतन रहे, लेकिन वो वेतन संधारण करने की प्रक्रिया में जो ये सेवा निरंतरता और ये जो 10 साल 12 साल की सेवा अवधि का लॉस हो रहा है, इस पर कोई शिक्षा विभाग के पदाधिकारी क्लियर कट बात बताने को तैयार नहीं है। हमने जब कई जिलों में इस तरह की मांग की कि नहीं, जिस इंडेक्स में नियोजित शिक्षक के तौर पर वेतन निर्धारित था, पंचायती राज व्यवस्था के शिक्षक के तौर पर निर्धारित था, उसी इंडेक्स में राज्यकर्मी यानी विशिष्ट शिक्षक के पद पर भी वेतन निर्धारण होना चाहिए। यानी कोई शिक्षक अगर 14वें इंडेक्स का वेतन का लाभ उठा रहा था तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी उन्हें वही 14वें इंडेक्स का वेतन मिलना चाहिए। कोई 10वें इंडेक्स का वेतन ले रहे थे तो उनको अभी भी इस नए वेतनमान में 10वें इंडेक्स का वेतनमान मिलना चाहिए। ये नहीं कि मूल वेतन सिर्फ आप संधारित कर दें, संरक्षित कर दें, लेकिन इंडेक्स संरक्षण चाहिए हमें। जिस इंडेक्स में वेतन था पहले उसी इंडेक्स का वेतन चाहिए। और इससे क्या हो रहा है कि इंडेक्स का निर्धारण नहीं करने से, समस्थानिक इंडेक्स में निर्धारण नहीं करने से हर एक शिक्षक को प्रतिमाह 8 से 10,000 रुपए वेतन का लॉस हो जाएगा। समझिए कि जो वेतन उनको मिलना चाहिए उससे 8 से 10,000 का कम मिलेगा। ये सरासर नाइंसाफी है। राज्यकर्मी आप बना रहे हैं, लेकिन राज्यकर्मी बनाने के बदले में आप शिक्षकों से उनकी सेवा अवधि, उनका सेवा निरंतरता, उनकी वरीयता, उनका प्रोन्नति सब नहीं छीन सकते हैं। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। सरकार जो है शिक्षकों का शोषण दोहन कर रही है। राज्यकर्मी आप बना रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। हम लोगों ने भी समर्थन किया कि राज्यकर्मी बनाइए, परीक्षा आपने लिया, हमने भी समर्थन किया, चलिए हम परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यकर्मी बनाने के आड़ में शिक्षकों से उनकी प्रोन्नति छीन लीजिए, उनकी सेवा निरंतर छीन लीजिए, उनका जो कालबद्ध एक इंक्रीमेंट मिलता है 10, 12, 15 जितना भी जिसको इंक्रीमेंट मिला हुआ वो आप छीन लीजिए। ये सरासर नाइंसाफी है, शिक्षकों का शोषण है, उनका दमन है। कुल मिलाकर यही है कि सरकार जो है वो नियत शुरू से जो हम चर्चा किए हैं कि खराब है और कहीं ना कहीं पेच फंसा ही देती है। कुछ बातों को मान लिया जाता है, राजकर्मी की दर्जा देने की बात हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, दोनों को मान लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंस ही जाता है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की अगर मंशा शिक्षकों के प्रति अच्छी रहती तो इस तरह की समस्याएं नहीं होती। बहुत सिंपल सी बात है, पहले भी नियोजित से शिक्षक बने पंचायती राजकर्मी शिक्षक, तो उस समय भी तो 2015 की नियमावली से जब 2020 की नियमावली में शिफ्ट किया गया शिक्षकों को, तो इंडेक्स तो सबका सेम रहा। पहले का पे स्केल कुछ और था, या 7वां वेतनमान का भी लाभ दिया गया, तो इंडेक्स तो सेम रहा। किसी का ये तो नहीं हो गया कि इंडेक्स नहीं, हम सिर्फ मूल वेतन संरक्षण देंगे, जबकि नियमतः इंडेक्स संरक्षण होना चाहिए। तो अभी 2025 में, जब 2020 में ये भेदभाव नहीं हुआ, तो फिर 2025 में ये भेदभाव क्यों हो रहा है? इंडेक्स संरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन करने के बदले सिर्फ मूल वेतन का संरक्षण देते हुए 8 से 10,000 रुपए का ये घाटा क्यों दिया जा रहा है? यानी शिक्षकों के प्रति सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार जो है शिक्षकों के प्रति विद्वेष की भावना अभी भी रखी हुई है, क्योंकि सरकार ने शिक्षकों को ये जो वेतनमान दिया या राजकर्मी का दर्जा दिया, कोई उपकार नहीं किया है। शिक्षकों ने एक परीक्षा, एक कठिन परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा, आप ये सोचिए बीपीएससी से जो आ रहे हैं वो ऑफलाइन दे रहे हैं, और जो नियोजित शिक्षक है उनकी आपने ऑनलाइन परीक्षा ली, कठिन ऑनलाइन परीक्षा दे करके राजकर्मी बने, यानी कि अपने मेरिट के दम पे राजकर्मी बने हैं। आपने कोई उनको तोहफा, गिफ्ट, उपहार नहीं दिया है राजकर्मी बना करके, तो अपने मेरिट के दम पर जब वो बने हैं तो फिर उनसे उनका जो वाजिब अधिकार है समस्थानिक इंडेक्स में फिक्सेशन, वो क्यों छीन रहे हैं? यानी मंशा तो सही नहीं है। मंशा तो इनकी हमेशा विद्वेषपूर्ण भावना की रही है, और अगर यही विद्वेष की भावना रही तो शिक्षकों का आक्रोश बढ़ेगा। एसीएस महोदय ने पिछले शनिवार को कहा है कि हम जो वेतन विसंगति उसको दूर करेंगे। अगर नहीं दूर करते हैं तो सभी संगठन एक साथ बैठ करके आगे आंदोलन की रणनीति पर विचार करेंगे। चलिए, एक और टॉपिक है कि प्रधान जो शिक्षक हैं उनका भी जो है ट्रांसफर वगैरह, पोस्टिंग, ये सब रोक दिया गया। जी, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों करीब 40,000 की संख्या दोनों मिला करके है, 40-42,000। उनकी जो पोस्टिंग की प्रक्रिया रुकी हुई है। कुछ साथियों ने जो पोस्टिंग की प्रक्रिया जिला आवंटन हुआ था उससे असहमति जताते हुए केस कर दिया गया, या यूं कहें
कि सरकार के ही कुछ लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया, कुछ लोगों ने मतलब उनको एक तरह से भड़का करके, उकसा करके केस करवा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट के द्वारा रोक लग गई। उसके बाद भी सरकार के पास समय था कि सरकार कोर्ट में जल्दी सुनवाई करके वो स्टे हटवा दे और शिक्षकों की पोस्टिंग करे, लेकिन सरकार की ओर से कोई इस पर सकारात्मक पहल नहीं की गई, कोई अर्जेंट मेंशनिंग नहीं किया गया। और सरकार ने फिर बहाना क्या दे दिया कि गर्मी छुट्टी हो, तो गर्मी छुट्टी भी खत्म हो रहा है, 16 तारीख से कोर्ट भी खुल रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि सरकार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली को लेकर कितना सीरियस है। कल प्रधानाध्यापकों की एक बैठक भी हुई थी, करीब 200-250 प्रधानाध्यापक जुटे भी थे यहाँ गांधी मैदान में, और उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि जल्द से जल्द पोस्टिंग की जाए। जब 6 महीना से ज़्यादा का समय बीत गया, 6 महीना के 8 महीना होने जा रहा है अब तो रिजल्ट आए हुए, सोचिए कि 1 नवंबर को रिजल्ट आया था और आज जून आ गया, अभी तक पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो पोस्टिंग में इतना डिले हो रहा है, तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा नहीं है कि हम शिक्षकों के साथ न्याय करें। एक कठिन बीपीएससी जैसी संस्था से परीक्षा होने के बावजूद पोस्टिंग को इतना डिले किया जा रहा है, इससे प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि ये सारी साजिश कहीं न कहीं सरकार की है, जानबूझ करके इस पोस्टिंग को लटकाया जा रहा है। देखिए, अभी चुनाव भी आने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव में ये चर्चा चली थी कि उसका जो है खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा शिक्षकों की नाराज़गी का। तो अभी जो है इस बार विधानसभा चुनाव है, तो क्या शिक्षक संघ और सारे शिक्षक मिल कर के क्या फिर कुछ ऐसा असर डाल सकते हैं क्या विधानसभा चुनाव पर? देखिए, नाराज़गी है, और नाराज़गी, सबसे बड़ी नाराज़गी तो 2020 के चुनाव में थी, और उसका आप प्रतिफल आपने देखा भी था। शिक्षकों और उनके परिवारजनों ने खुल करके महागठबंधन के पक्ष में वोट किया था, और इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी नाराज़गी देखी, खास करके अंतिम चरण में जब हमने कहा था, और जिस बात को लेकर के मुझे बर्खास्त भी किया गया कि गर्मी छुट्टी तक काट ली गई थी, गर्मी छुट्टी भी नहीं शिक्षकों को दिया जा रहा था, तो अंतिम चरण में इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अंतिम चरण के 8 में से 6 सीट ये लोग हार गए थे। तो शिक्षकों की नाराज़गी का नुकसान तो सरकार को होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन समय है, सरकार चाहे तो शिक्षकों से बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करे और नाराज़गी को दूर करे। लेकिन अगर सरकार कोई इस तरह का सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो ज़रूर है शिक्षकों की नाराज़गी और बढ़ेगी, और उसका खामियाजा चुनाव में सरकार को भुगतना होगा। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ शिक्षक नेता थे अमित विक्रम, और ये अपनी बातों को रख रहे थे और शिक्षकों के प्रति हमेशा जो है मुखर होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, और सरकार के कानों पर जब जब जूं नहीं रेंगती है, तब ये जो है शिक्षक संघ मिलकर के कोई आंदोलन करते हैं। और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव में भी अगर सरकार जो है शिक्षकों के हित में फैसले नहीं लेती है, तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, और इसका खामियाजा जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उसको भी भुगतना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। कैसा लगा ये प्रोग्राम हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।